हाय एवरीवन। तो अब इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। आज की इस वीडियो में देखेंगे हम लोग रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो पहले तो ये देखेंगे कि एल्डिहाइड में और कीटोन में ज्यादा रिएक्टिव कौन होता है और रिएक्टिविटी को डिसाइड कौन करता है। कैसे कोई डिसाइड करेगा कि ये एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव है, कीटोन ज्यादा रिएक्टिव है, या फिर हमारे पास दो अगर एल्डिहाइड मिल गया दो बार, तो उन दोनों एल्डिहाइड में फिर ज्यादा रिएक्टिव कौन एल्डिहाइड है। तो कौन कौन सा फैक्टर है उसको ठीक से देखना है। क्या वो फैक्टर अगर समझ में आ जाएगा तो किसी का भी रिएक्टिविटी कंपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम देख रहे हैं रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन टुवर्ड्स किस तरह के रिएक्शन के लिए, टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कि न्यूक्लियोफिलिक एडिशन किसमें फास्ट होता है, मतलब कि HCN, जैसे कोई HCN से कौन रिएक्शन करेगा फास्ट, या फिर हाइड्रोजन के साथ कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, या फिर किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ NaHSO3 के साथ कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, एल्कोहल के साथ कौन रिएक्शन फास्ट करेगा। तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ कौन फास्ट रिएक्ट करेगा ये देखते हैं। HCN भी न्यूक्लियोफाइल जनरेट करता है CN-। तो देखते हैं। तो सबसे पहले तो ये पहचानना होगा कि जैसे एल्डिहाइड है और कीटोन है, हम लिख देते हैं यहाँ पे एल्डिहाइड ऐसे। अब ये जो कार्बन है C+O कार्बोनिल कार्बन, इस कार्बन में ऑक्सीजन है और कार्बन है। तो कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इस ग्रुप के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ ऑक्सीजन खींचेगा, ये खींचेगा अपनी तरफ थोड़ा सा, तो इसके ऊपर स्लाइड नेगेटिव डेवलप होगा। तो कार्बन के ऊपर कैसा चार्ज डेवलप हो जाएगा, इसको लॉस होगा, ये खींच लेगा, तो स्लाइड पॉजिटिव डेवलप हो जाएगा। तो कार्बन पे स्लाइड पॉजिटिव डेवलप हुआ, इसलिए इसको लोग बोलते हैं इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर। ये कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है। और जिसपे माइनस डेवलप हुआ उस सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं, उस सेंटर को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। तो ये न्यूक्लियोफिलिक सेंटर। वैसे ऑक्सीजन के पास लोन पेयर भी होते हैं, तो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर तो वैसे भी होता है, बट ये और ज्यादा न्यूक्लियोफिलिक हो जाता है जब वो किसी के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच ले। तो ये कार्बोनिल ग्रुप जो होता है ना, एल्डिहाइड का जो कार्बोनिल ग्रुप होता है या जो एल्डिहाइड का कीटोन ग्रुप होता है, यही मेन ग्रुप है जो बार बार रिएक्शन करता है किसी के साथ। तो एल्डिहाइड और कीटोन दोनों में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सेंटर इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर, दोनों में ये चीज होता है। अगर हमारे पास कोई न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल हाइपोथेटिकली हम मान लेते हैं कोई Nu- है, इसके पास लोन पेयर, तो क्या करेगा ना, ये लोन पेयर न्यूक्लियोफाइल का लोन पेयर, एक लोन पेयर आके और इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे अटैक करेगा, क्योंकि इस पे प्लस है इस पे माइनस है, तो अटैक करेगा। जैसे ही अटैक करेगा ये बॉन्ड ओपन हो जाता है, क्योंकि अदरवाइज कार्बन का बॉन्ड एक्सटेंड हो जाएगा ना, 5 बना नहीं सकता है कार्बन, 4 ही बना सकता है। तो जैसे ही ओपन होगा क्या बन जाएगा, R हो जाएगा, फिर C के साथ क्या रहेगा, O पे क्या हो जाएगा, सिंगल बॉन्ड, फिर माइनस चार्ज, इधर से क्या है H इसके साथ था, और कौन आके जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ गया, Nu-। अब ये कंपाउंड हमारा बन जाएगा। तो ये एल्डिहाइड हो या कीटोन हो, सब में क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन तो होता है। ये बात अलग है कि किसी में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन फास्ट होता है, किसी में स्लो होता है। वही देखना है हमको कि किसमें फास्ट होगा, किसमें स्लो होगा और क्यों होगा। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसमें कौन आके ऐड हुआ, न्यूक्लियोफाइल। डबल बॉन्ड था ना, तो डबल बॉन्ड टूटा और वो जाके ऐड हो गया। पहले कार्बन के साथ ऑक्सीजन R और H था, अब ऑक्सीजन R H के साथ न्यूक्लियोफाइल भी है, तो ऐड हुआ। इसलिए इस रिएक्शन को या इस स्टेप को क्या बोलेंगे, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन बोलेंगे। ठीक है। अच्छा एक चीज और, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है, इस कार्बन का एक सिग्मा बॉन्ड है, इधर एक सिग्मा बॉन्ड है, और इधर एक सिग्मा है और एक पाई है, डबल बॉन्ड है, तो एक सिग्मा हुआ और बाकी एक पाई हुआ। तो इस कार्बन के इमीडिएट सराउंडिंग में बस 3 सिग्मा है, तो जिसके इमीडिएट सराउंडिंग में 3 सिग्मा होता है उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, sp2। इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। अगर sp2 है तो इसका ज्योमेट्री क्या होगा, ट्राइगोनल प्लेनर, ट्राइगोनल प्लेनर।
और बॉन्ड एंगल कितना होगा इसका, कार्बोनिल कार्बन का मतलब एल्डिहाइड कीटोन में ये जो कार्बन है कार्बोनिल, इसके तरफ कितना बॉन्ड एंगल होगा, जिसका बॉन्ड एंगल नियर अबाउट अप्रोक्सीमेटली 120 डिग्री होगा। बिल्कुल सिमेट्रिकल तो नहीं है लेकिन 120, क्योंकि ट्रायंगुलर पिलर में एक्सपेक्टेड बॉन्ड एंगल कितना होता है, 120 होता है। लेकिन जब न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हो गया ना तो इसका हाइब्रिडाइजेशन बदल जाता है। कैसे, काउंट करके देखिए, इसके सराउंडिंग में सिग्मा ज्यादा हो गया, 3 सब सिग्मा हो गया 4। तो जब 4 सिग्मा बॉन्ड हुआ, टूटा कौन बॉन्ड था, ये शिफ्टिंग तो पाई का हुआ था। तो ये 4 बॉन्ड जो बना, तो ये 4 का हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा। तो इसका ज्योमेट्री क्या हो जाएगा, टेट्राहेड्रल। और बॉन्ड एंगल इसका 109 डिग्री के आसपास हो जाएगा, 109.5 डिग्री। टेट्राहेड्रल वही होता है। यानी कि एक चीज और हम यहाँ पे सीख लिए कि जब किसी भी एल्डिहाइड या कीटोन में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन होता है तो कार्बन का ज्योमेट्री बदल जाता है। पहले वो प्लेनर होता है और एडिशन के बाद ट्रायंगुलर प्लेनर से वो टेट्राहेड्रल हो जाता है। तो बॉन्ड एंगल भी बदलेगा, 120 डिग्री से 109.5 डिग्री हो जाता है लगभग। और इसमें हाइब्रिडाइजेशन बदल के sp2 से sp3 हो जाता है। तो ये तो चीज हुई न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में हाइब्रिडाइजेशन कैसे चेंज होता है sp2 से sp3। तो ज्योमेट्री भी बदलता है ट्रायंगुलर प्लेनर से टेट्राहेड्रल, और ये बॉन्ड एंगल भी अकॉर्डिंगली चेंज हो जाए। अब ये देखना है कि कीटोन में भी जब ऐसा ही होता है तो ज्यादा रिएक्टिव एल्डिहाइड कैसे है। फिर अब जैसे कि हमारे पास एक कंपाउंड है ट्रायंगुलर प्लेनर है, ये एल्डिहाइड है, और एक और कंपाउंड हम लिख लेते हैं यहाँ पे RC⋯O, और ये कीटोन है। तो अब यहाँ पे क्या है, R ग्रुप सब कोई ये जानता है कि R ग्रुप जो होते हैं, मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, कोई भी अल्काइल ग्रुप हो, वो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर के होते हैं। तो जिससे भी अटैच हो जाएगा उसको इलेक्ट्रॉन देने लगेगा। तो ये R ग्रुप किससे अटैच है, कार्बोनिल से अटैच है। यहाँ पे R ग्रुप दो R ग्रुप कार्बोनिल से अटैच है, लेफ्ट साइड से भी राइट साइड से भी। तो यहाँ पे अभी हम लोग देख रहे थे कि न्यूक्लियोफाइल आ रहा था और इस पर अटैक कर रहा था। क्यों अटैक कर रहा था, इसी पे, ऑक्सीजन पे क्यों नहीं अटैक किया, इसलिए अटैक कर रहा था क्योंकि हम लोग देखे थे कि इस कार्बन पे कैसा चार्ज था, प्लस था, और O पे कैसा चार्ज था, माइनस था। ये इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर था। प्लस क्यों था, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉन को ऑक्सीजन खींच लेता है अपनी तरफ, इसलिए प्लस था। क्यों खींचता है, क्योंकि ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो इसके ऊपर प्लस था, इसलिए न्यूक्लियोफाइल अटैक किया। अब यहाँ पे प्लस अगर और ज्यादा हो जाए, प्लस बढ़ जाए, एक प्लस सपोज कर लेते हैं कि अभी है, बाद में 2 प्लस हो जाए, तो और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल अट्रैक्ट होगा। प्लस से ही तो माइनस अट्रैक्ट होता है, तो ज्यादा प्लस रहेगा तो ज्यादा अट्रैक्ट होगा, जल्दी से रिएक्शन करेगा आगे। लेकिन अगर ये प्लस कम हो जाए, तो 1 से 0.1 हो जाए, 0.01 मैग्नीट्यूड हो जाए, तो क्या हो जाएगा कि ये धीरे धीरे अटैक करेगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगी। तो ये प्लस की वजह से, कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज है, इस वजह से न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है। तो है क्या कि R ग्रुप यहाँ पे रख के क्या कर रहा है, ये तो इलेक्ट्रॉन दे रहा है। इसमें भी तो दो R ग्रुप है, तो ये दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन इसको मिल रहा होगा। तो अब इसमें हम सोचें कि फर्स्ट वाले सिचुएशन में कार्बन पे है प्लस चार्ज। अब अगर इसके ऊपर थोड़ा प्लस है, इधर से इलेक्ट्रॉन मिलेगा, ऐसे ही रफ डायग्राम बना रहे हूं, तो प्लस की तरफ अगर माइनस जाएगा, ऐसे माइनस आएगा इस प्लस की तरफ, तो इसको मैग्नीट्यूड को क्या कर देगा, इसके मैग्नीट्यूड को धीरे धीरे कम कर देगा, मैग्नीट्यूड डिक्रीज कर जाएगा उसका। क्योंकि इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, माइनस चार्ज रखता है, माइनस प्लस को धीरे धीरे न्यूट्रलाइज कर देगा। तो इस केस में तो और न्यूट्रलाइज होगा, बिल्कुल इसमें और न्यूट्रलाइज होगा, क्योंकि इधर से भी इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहा है, इधर से भी कुछ इलेक्ट्रॉन इसके पास आ रहे हैं, तो दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो दोनों तरफ से माइनस आ रहा है, तो तब तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड और कम हो जाएगा, बहुत कम हो जाएगा। तो ये प्लस और घट जाएगा, इसमें बहुत कम हो जाएगा। तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम तो इसमें भी हो रहा है, बट कम इसमें ज्यादा घट जा रहा है कीटोन में, क्योंकि इसमें दोनों तरफ से R ग्रुप है। तो दोनों तरफ से R ग्रुप है, तो प्लस चार्ज अगर ज्यादा घट जाएगा तो इसका रिएक्टिविटी भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा। जैसे न्यूक्लियोफाइल अगर दोनों के पास है, तो किसका न्यूक्लियोफाइल फास्ट अटैक करेगा, इसका न्यूक्लियोफाइल धीरे धीरे अटैक करेगा। या फिर इसी न्यूक्लियोफाइल को अगर यहाँ पे अटैक करने को मिले और यहाँ पे अटैक करने को मिले, तो कहाँ अटैक करना पसंद करेगा वो, जहाँ पे प्लस ज्यादा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम मिला इसको, इसका प्लस चार्ज न्यूट्रलाइज उतना नहीं हुआ। लेकिन यहाँ पे दोनों तरफ से इलेक्ट्रॉन मिला, इसका प्लस ज्यादा न्यूट्रलाइज हो गया, तो यहाँ पे रिएक्शन करने का टेंडेंसी कम होगा और यहाँ पे
जल्दी से रिएक्शन करेगा। तो एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन। व्हाई एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव देन कीटोन? बिकॉज इन कीटोन 2 R groups are present along with the carbonyl group, and because alkyl groups are electron donating in nature, they neutralizes the magnitude of positive charge on carbonyl carbon, means they decreases the electrophilicity of carbonyl carbon. Since they decreases the electrophilicity of carbonyl carbon, they make carbonyl group of ketone, carbonyl group of ketone less reactive towards nucleophilic addition. ठीक है, ये तो एक रीजन हुआ। दूसरा रीजन क्या है, एक प्रॉब्लम और है। एक तो sp2 है, न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी आ सकता है, न्यूक्लियोफाइल नीचे से भी आ सकता है, दोनों में। लेकिन है क्या कि sp2 तो हाइब्रिडाइजेशन दोनों का ही है, लेकिन है कि इसमें एक R ग्रुप है और एक छोटा सा ग्रुप है हाइड्रोजन एक छोटा सा एटम है। अब ये R ग्रुप है तो मिथाइल तो कम से कम होगा, सबसे छोटा अल्काइल ग्रुप मिथाइल ही होता है। तो मिथाइल है तभी C और 3HCH3 है। इसमें दोनों तरफ से अल्काइल ग्रुप, दोनों तरफ से बड़ा बड़ा ग्रुप है, और इसमें एक ही तरफ से ग्रुप है। तो एक तरफ से बड़ा ग्रुप है तो हिंड्रेंस कम होगा, इसमें दोनों तरफ से बड़ा ग्रुप है तो न्यूक्लियोफाइल को आने से रोकेगा ये दोनों ग्रुप। जैसे अगर बीच में कोई ग्रुप है, ऊपर से अगर दोनों साइड से बड़ा बड़ा ग्रुप रहे तो बीच में आने में क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। लेकिन अगर एक ही तरफ से बड़ा ग्रुप रहे, एक तरफ से छोटा ग्रुप रहे तो अप्रोच आसानी से हो पाएगा। तो न्यूक्लियोफाइल को यहाँ पे आने पे ज्यादा हिंड्रेंस लगता है, ज्यादा हिंड्रेंस उसको मिलता है। तो हिंड्रेंस की वजह से न्यूक्लियोफाइल यहाँ पे नहीं आ पाता है जल्दी। तो फिर किसके पास जल्दी से जाएगा, कीटोन के पास। तो इसके पास जल्दी से नहीं आ पाता है, मतलब कीटोन के पास जल्दी से नहीं आ पाता है, तो किसके पास जल्दी से जाएगा, एल्डिहाइड के पास। इस वजह से भी एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। ये दो वजह है ज्यादा रिएक्टिव होने की। तो ओवरऑल हमारा कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन ये आया कि एल्डिहाइड इज मोर रिएक्टिव, एल्डिहाइड ज्यादा रिएक्टिव होता है। रीजन क्या क्या है, बिकॉज क्यों, पहला रीजन है इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर है पहला, इलेक्ट्रॉन से जो रिलेटेड था कि 2 R ग्रुप्स, आंसर ऐसे नहीं लिखना है, 2 R ग्रुप्स, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है, 2 R ग्रुप्स decreases the magnitude of positive charge, या फिर इलेक्ट्रोफिलिसिटी कर सकते हैं हम लोग इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनाइल ग्रुप of ketone more than that in aldehyde। as क्यों ऐसा करता है, as R group so प्लस आई इफेक्ट, क्या ग्रुप प्लस आई इफेक्ट शो करता है, प्लस आई इफेक्ट की वजह से ऐसा करता है। प्लस आई इफेक्ट मतलब कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट, इलेक्ट्रॉन देता है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग इफेक्ट। तो रिएक्टिविटी कम होने का एक रीजन है कीटोन का प्लस आई इफेक्ट, उसमें ज्यादा प्लस आई हो रहा है, उसका रिएक्टिविटी घट जाएगा। तो ये रीजन हुआ। दूसरा क्या हुआ, दूसरा रीजन स्टेरिक फैक्टर, दूसरा है स्टेरिक फैक्टर क्या है कि वही 2 R ग्रुप्स रिएक्टिविटी को घटा रहा है कीटोन का, वो 2 R ग्रुप दो तरीके से काम कर रहा है। एक तो उसका इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर काम कर रहा है, वो पॉजिटिव चार्ज के मैग्नीट्यूड को, इलेक्ट्रोफिलिसिटी को कम कर दे रहा है कीटोन में, और दूसरा वो कीटोन में हिंड्रेंस भी क्रिएट कर रहा है। 2 R ग्रुप्स offers greater steric hindrance in ketone
and make the attack of nucleophile डिफिकल्ट बना देता है अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल को। तो इस वजह से वो जो होगा वो कम रिएक्टिव होगा। अब बात कर लेते हैं कि एल्डिहाइड ही दो रहेगा तब कैसे पता चलेगा। अब जैसे हमारे पास दो एल्डिहाइड ही है, सपोज कर लेते हैं कि एक एल्डिहाइड ये है, बेंजल्डिहाइड है, ये, और एक हमारे पास इथेनॉल है, एसिटल्डिहाइड। अब ज्यादा रिएक्टिव को, तो रिएक्टिविटी का चेक करने का दो ही पैरामीटर है, इलेक्ट्रॉनिक और स्टेरिक। यहाँ पे क्या है, कार्बोनिल ग्रुप में प्लस जो होगा वो प्लस कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लोन पेयर की बात नहीं है यहाँ पे, सॉरी, डबल बॉन्ड फिर सिंगल बॉन्ड फिर डबल बॉन्ड, रेजोनेंस तो होगा ना, डबल सिंगल डबल वाला रेजोनेंस होगा लोन पेयर वाला। तो डबल सिंगल डबल, इसमें क्या होगा, रेजोनेंस। इस रेजोनेंस से क्या दिख रहा है, इस रेजोनेंस से ये दिख रहा है कि इलेक्ट्रॉन बेंजीन से निकल के इस कार्बन की तरफ जा रहा है। तो जब ये रेजोनेंस इसमें हुआ, इसमें जब रेजोनेंस हो गया तो कार्बोनिल कार्बन की तरफ तो इलेक्ट्रॉन मिला, तो रेजोनेंस से क्या होगा कि CO ग्रुप का पोलरिटी कम हो जाएगा। जब इसको जैसे कार्बन पे प्लस ऐसे समझे, और इधर से इलेक्ट्रॉन जाने लगा, इलेक्ट्रॉन इधर जा रहा है, इधर से होता है ऑक्सीजन की तरफ। तो जब इधर से इलेक्ट्रॉन जा रहा है, ये प्लस कार्बन पे ही तो होता है ना, स्लाइड प्लस स्लाइड माइनस। तो जब इस कार्बन की तरफ जा रहा है इलेक्ट्रॉन पे तो माइनस है, माइनस जा रहा है प्लस की तरफ, तो प्लस को कुछ हद तक तो न्यूट्रलाइज कर ही देगा। तो इसमें रेजोनेंस है और इसमें रेजोनेंस तो नहीं, इसमें तो आई इफेक्ट तो यहाँ भी है ना, ये भी तो अल्काइल ग्रुप है, R ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग के भी होता है, ये भी तो प्लस को कम करेगा। हाँ बिल्कुल करेगा कम, लेकिन ये रेजोनेंस है, रेजोनेंस इज ऑलवेज मोर पावरफुल देन आई इफेक्ट। यहाँ तो R ग्रुप है, R ग्रुप में कौन सा इफेक्ट होगा, प्लस आई, ये आई इफेक्ट शो कर रहा है, ये रेजोनेंस शो कर रहा है। तो एक इंडक्टिव इफेक्ट और रेजोनेंस में डोमिनेटिंग जनरली कौन होता है, हमेशा R ग्रुप ही इन जनरल हमेशा डोमिनेटिंग होता है। तो मोस्ट ऑफ द केसेस में जब रेजोनेंस ही डोमिनेटिंग होता है तो रेजोनेंस वाला फैक्टर ज्यादा काम करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ, इसमें रेजोनेंस हुआ, इसमें क्या हो रहा है, रेजोनेंस से क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, क्योंकि उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन जा रहा है। इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ CO ग्रुप, कार्बोनिल कार्बन लिख देते हैं इसको, इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस। या कोई इसको ये भी कर सकता है कि पोलरिटी, जो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड कम हो तो डाइपोल भी तो कम हो जाएगा ना। डाइपोल क्या होता है, Q इंटू R, Q कम हुआ तो डाइपोल भी कम हो जाएगा। पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेस, पोलरिटी डिक्रीज कर जाएगा। तो जब पोलर ही नहीं रहेगा तो रिएक्टिविटी भी इसका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो बिकॉज ऑफ रेजोनेंस इलेक्ट्रोफिलिसिटी ऑफ कार्बोनिल कार्बन डिक्रीजेस और वन कैन से पोलरिटी ऑफ कार्बोनिल ग्रुप डिक्रीजेस, हेंस it becomes less reactive। इसका मतलब ये हुआ कि जो एरोमेटिक एल्डिहाइड होते हैं, ये तो एरोमेटिक था, एरोमेटिक एल्डिहाइड था, और ये एलिफैटिक एल्डिहाइड था। एलिफैटिक एल्डिहाइड था। तो इससे कंक्लूजन क्या निकल जाएगा कि aromatic aldehydes are less reactive and aliphatic aldehydes are more reactive. Aromatic aldehydes are less reactive because in aromatic aldehydes there are resonance, and there is resonance since resonance decreases the polarity of carbonyl group, that's why it becomes less reactive towards nucleophilic addition। तो ये किसी अल्कोहल के साथ जब हेमी एसिटल बनाने की बात आ जाएगी, या फिर HCN से cyanohydrin बनाना होगा, या NaHSO3 से बाइसल्फाइड एडिशन प्रोडक्ट बनाना होगा, या हाइड्रोजन से हाइड्राजोन बनाना होगा, तो किसी भी न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन जब करना होगा तो
एलिफैटिक ज्यादा जल्दी रिएक्शन करेगा, एरोमेटिक उतना आसानी से रिएक्शन नहीं करेगा, ये लेस रिएक्टिव होता है। ठीक है, और देखते हैं हम यहाँ पे, अगर हमारे पास दो एलिफैटिक ही हो तब कैसे होगा। जैसे कि हमारे पास दो एलिफैटिक है, एक एलिफैटिक एल्डिहाइड ये टर्सरी ब्यूटाइल है, इसमें ग्रुप लगा हुआ है COH, और एक और एल्डिहाइड CH3COH। अब कौन ज्यादा है, दोनों तो एलिफैटिक ही है, तो इसमें तो टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप है ना, इतना बड़ा सा ग्रुप है, इसमें तो हिंड्रेंस होगा बहुत, तो हिंड्रेंस अगर ज्यादा होगा इसमें तब तो न्यूक्लियोफाइल का अप्रोच क्या हो जाएगा, डिफिकल्ट हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, न्यूक्लियोफाइल जब आ नहीं पाएगा तो ये हो जाएगा लेस रिएक्टिव, ये हिंड्रेंस की वजह से लेस रिएक्टिव हो जाएगा, तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल और ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव। यहाँ पे हिंड्रेंस काम कर रहा है। और एग्जांपल देख लेते हैं, अगर हमारे पास ये कंपाउंड है, एरोमेटिक है, ये बेंजल्डिहाइड CHO, ओपन करके लिख लेते हैं तो ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। और एक कंपाउंड ये है इसी जगह पे लिख लेते हैं, ज्यादा बेटर लगेगा कंपेयर करने में। वैसे हम यहाँ भी लिख सकते हैं, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। यहाँ पे लगा देते हैं हम एक OC स्त्री ग्रुप, मिथॉक्सी ग्रुप लगा दिए, इसमें बेंजीन रिंग ड्रॉ कर दिया, और यहाँ पे हम COH लगा के यहाँ पे हम नाइट्रो लगा देते हैं, NO2 ग्रुप लगा देते हैं, और एक और कंपाउंड लिख देते हैं, यहीं पे लिख देते हैं C डबल बॉन्ड OH, और यहाँ पे हम लगा देते हैं दो नाइट्रो, एक नाइट्रो यहाँ पे लगा दिए, एक नाइट्रो यहाँ पे लगा दिए, ऐसे दो नाइट्रो लगा दिए, इसको हम यहाँ पे। अब इसमें बताना है, कंपाउंड 1 मान लिए, ये 2 मान लिए, ये 3 और ये 4। अब कौन ज्यादा रिएक्टिव कौन कम रिएक्टिव, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए HCN से कौन रिएक्शन फास्ट करेगा, या किसी भी हाइड्रोजन से, या फिर किसी भी हाइड्रोक्सिलेमिन से, किसी भी न्यूक्लियोफाइल से। ये सब जो हाइड्रोजन हम बार बार बोल रहे हैं सबके सब न्यूक्लियोफाइल ही है, क्योंकि सबके पास लोन पेयर होता है। अल्कोहल जो है ये भी न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव कर सकता है, किसके पास भी ऑक्सीजन है और ऑक्सीजन के पास लोन पेयर है, तो इसमें भी लोन पेयर है। उसके बाद और भी जो कंपाउंड है CN-, ये तो खुद माइनस है, नाइट्रोजन के पास लोन पेयर होता है, कार्बन के पास भी होता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल जैसा बिहेव करता है। तो ये सब न्यूक्लियोफाइल है, तो इन सब में से किसी से रिएक्शन करना हो तो कौन फास्ट रिएक्शन करे। तो है क्या, ये तो एरोमेटिक है, रेजोनेंस होगा तो इसका इलेक्ट्रोफिलिसिटी कम हो जाएगा, रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, पोलैरिटी घटेगा, तो सब तो एरोमेटिक ही है, तो सब कम रिएक्टिव है थोड़ा। लेकिन ये जो ग्रुप है ना सब में, ये रिएक्टिविटी को थोड़ा अफेक्ट तो करेगा। तो ये ग्रुप किस नेचर का है, ये ऑक्सीजन है, ये सिंगल बॉन्ड है, ऑक्सीजन पे लोन पेयर है डबल, तो लोन पेयर होता है तो लोन पेयर मूव करता है आगे की तरफ, इधर जाएगा लोन पेयर, ऐसे इलेक्ट्रॉन इसकी तरफ जाएगा, तो ये एक तरह से इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है। और नाइट्रो ग्रुप तो सब कोई जानता है कि ये पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग है, पावरफुल इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन खींचेगा। तो जब ये इलेक्ट्रॉन देगा, तो इलेक्ट्रॉन जब यहां तक पहुंचेगा तो एक तरीके से हम कर सकते हैं कि इसके मैग्नीट्यूड को, पॉजिटिव चार्ज का मैग्नीट्यूड थोड़ा कम हो जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जाएगा माइनस जाएगा प्लस की तरफ, वही कॉन्सेप्ट बार बार लग रहा है कि माइनस जाएगा प्लस की तरफ तो प्लस को न्यूट्रलाइज करेगा कुछ हद तक, कुछ मैग्नीट्यूड को घटा देगा, जीरो नहीं कर देगा बट कम तो कर देगा, तो ये रिएक्टिविटी को कम करने वाला ग्रुप हो। लेकिन ये ग्रुप तो खींचेगा ना, तो कार्बन के ऊपर प्लस था तो क्यों प्लस था, ये ऑक्सीजन खींच लिया था इलेक्ट्रॉन को, इसलिए प्लस था, अब ये भी खींचेगा, इधर से भी लॉस, इधर भी कोई खींच लेगा लॉस, तो इसके ऊपर तो ज्यादा लॉस होगा, तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, ये ज्यादा रिएक्टिव हो जाएगा। तो इसमें तो दो दो ग्रुप है ऐसा, हाँ बिल्कुल, तो यहाँ पे क्या होगा, और ज्यादा खींचेगा तो प्लस चार्ज का मैग्नीट्यूड और बढ़ेगा इसमें,
जब और बढ़ेगा तो रिएक्टिविटी और बढ़ जाएगा, और ज्यादा न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। और इसमें इसमें तो कोई ग्रुप ही नहीं है, तो इसका ना रिएक्टिविटी घटेगा ना बढ़ेगा, जो होगा वो कांस्टेंट रहेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिविटी किसका, जिसमें सबसे ज्यादा प्लस दो दो खींचा तो दो दो लॉस किया, यानी कि रिएक्टिविटी जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है वो खींचेगा इलेक्ट्रॉन, जितना खींचते जाएगा उतना लॉस होते जाएगा। इसको हमको रिएक्टिविटी यहीं पे तो चेक करना है सब में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन यहीं पे तो होगा, तो जितना लॉस होगा इसको उतना प्लस आएगा, उतना जल्दी न्यूक्लियोफाइल को अट्रैक्ट करेगा। तो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन के लिए 4। उसके बाद कौन होगा, इसके बाद इसमें खींचने वाले ग्रुप तो है बट एक है, तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव होगा। फिर उसके बाद सेकेंड और फर्स्ट बच गया हमारे पास, सबसे ज्यादा रिएक्टिव 4, इसमें नाइट्रो एक है तो ये थोड़ा कम रिएक्टिव। अब दो और है, इन दोनों में ज्यादा रिएक्टिव कौन, 1, क्योंकि ये तो डोनेटिंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन देगा तो प्लस तो कम कर देगा, तो रिएक्टिविटी तो कम हो जाएगा, तो इसका रिएक्टिविटी कम हो जाएगा, तो रिएक्टिविटी ज्यादा किसका हुआ 1 का। तो सबसे कम रिएक्टिविटी किसका हो गया, ऐसा 2 का। ये ऑर्डर में ऐसे हो, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो। तो ऐसे हम लोग क्वेश्चंस को भी कर सकते हैं, और अरेंज करने के लिए बोर्ड्स में भी क्वेश्चंस होते हैं, और नीट के पेपर्स में भी छोटे क्वेश्चंस ऐसे इजी क्वेश्चंस दिए रहते हैं बहुत सारे, जिसको हम लोग आसानी से, अगर थोड़ा भी कॉन्सेप्ट है तो बहुत कम टाइम में सॉल्व करना होता है, तो हम उसको इजीली ऐसे देख के सॉल्व कर सकते हैं। तो ये सब क्वेश्चन था जो रिएक्टिविटी के बेसिस पर लोग सॉल्व कर सकते हैं, और ये कॉन्सेप्ट इसमें यही, इलेक्ट्रॉनिक फैक्टर और स्टेरिक फैक्टर। तो नेक्स्ट वीडियो में लोग देखते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड के मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन, इसमें साइड चेन ऑक्सीडेशन ये सब देखेंगे, और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, उसके एसिडिक बिहेवियर को डिस्कस करेंगे, HVZ रिएक्शन ये सब देखेंगे। तो फिर देखते हैं नेक्स्ट वीडियो में, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।